अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पीडीएम जमातों की जानिब से असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने का मामला खट्टाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बज़ाहिर तो तमाम जमातें एक पेज पर, एक स्टेज पर होने के दावे कर रही हैं, लेकिन सियासी हलकों में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी के अंदर इस्तीफ़ों के ऑप्शन के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एहतजाज एहसन ये समझते हैं कि अपोजिशन इस्तीफ़े का इतना बड़ा तोहफ़ा कभी भी नहीं देगी, और अगर ऐसा किया तो ये बहुत बड़ी हमाकत होगी। जबकि गुज़श्ता रोज़ पीडीएम के फैसला कुन इजलास के बावजूद आज एक मरतबा फिर मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्तीफ़ों के मामले पर कहा कि पीपल्स पार्टी इस मौजू पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला रही है, जिसमें अरकान की राय ली जाएगी। एहतजाज एहसन पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं। पार्टी का जो फैसला होगा वो एहतजाज का भी उतना ही होगा जितना मेरा है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि हम सारे जमहूरी पार्लिमानी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, जिसमें इस्तीफे भी शामिल हैं, और हम इस हुकूमत को घर भेजने के लिए हर हथियार को इस्तेमाल करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक पीडीएम की तहरीक में आने वाले जो मराहिल हैं, इनमें इस्तीफों का तस्करा भी होता रहेगा। इस्तीफा किसी भी वक्त ढाल बनाकर इनके सर पर दे मारना है, ये स्ट्रैटेजी भी तय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ये समझते हैं कि मौजूदा असम्बलियों के जरिए अगर सेनेट के इंतखाबात होते हैं तो वो जाली किस्म के इलेक्शंस होंगे। मौजूदा असम्बलियों से सेनेट के इंतखाबात को रोकने के लिए इसके इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना होगा, और सेनेट के इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना हम जमहूरी और आईनी अमल का हिस्सा तस्लीम करते हैं। जबकि पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी आज हुआ, और स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से हमने देखा कि कोई भी बड़ा ऐलान नहीं हुआ। इजलास के बाद तर्जुमान पीडीएम मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि आइंदा का शेड्यूल तय हो चुका है, इसका ऐलान लाहौर जलसे में होगा, जबकि जनवरी के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। अब बात यह है कि एक तरफ अपोजिशन जमातें असम्बलियों के इस्तीफे देने के मामले पर कन्फ्यूजन का शिकार हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान वाज़े अल्फाज में ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा देंगे तो हम इंतखाबात करवा कर और ज़्यादा मजबूत होंगे। हुकूमत को भेजने का आईनी तरीका तहरीक अदम एतमाद है। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश करना चाहती है तो असम्बली में आ जाए। अपोजिशन जमातों से मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म का ये मौक़िफ़ है कि हम कौमी मुकालमे से पीछे नहीं हटेंगे। सियासी डायलॉग की बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है। मैंने पहले दिन कहा था पार्लियामेंट में तमाम सवालों के जवाब देने को तैयार हूँ। जमहूरियत तब चलेगी जब डायलॉग होगा, लेकिन हम जो बात करते हैं तो अपोजिशन कहती है हमारे मुकदमात माफ़ कर दें। हालांकि अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात उन्हीं के दौरे हुकूमत में बनाए गए हैं। हमें कोई मसला नहीं, हर मसले पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम किसी भी सूरत एनआरओ पर बात नहीं करेंगे और करप्शन मुकदमात माफ़ नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि क्या वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को डायलॉग की दावत देने में बहुत देर कर दी है। सवाल तो ये भी अहम है कि क्या अपोजिशन ने डायलॉग की दावत कबूल ना करके खुद पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प नहीं बना दिया। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, बज़ाहिर तो मीडिया के सामने अपोजिशन एक पेज पर नज़र आती है, एक स्टेज पर नज़र आती है, इस्तीफ़ों की बात करती है, लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनकी सिंध में हुकूमत है वो क्यों दाव पर लगाएंगे? उनके पास तो बहुत कुछ है स्टेक पर लगाने के लिए। नहीं है तो मौलाना के पास कुछ नहीं है। मौलाना तो चाहते हैं, मौलाना तो पहले दिन ही कह रहे थे कि हलफ ना उठाएं, इस्तीफ़े दे दें। जब उन्होंने हलफ लिया कौमी असम्बली अरकान ने, नून लीग के पास भी चले समझ में आती है जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, या जिस ज़हनी अजियत में वो कहते हैं उनको मुब्तला किया गया है, या सियासी इंतकाम, व्हाटएवर, उनकी भी तकलीफ समझ में आती है। आपको लगता है पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी, इतना बड़ा जो ऑप्शन है इसको इस्तेमाल करेगी, सिंध हुकूमत छोड़नी पड़ेगी उन्हें? देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्लाह की शान देखें कि पीडीएम कह रही है, पीडीएम जो 11 जमाती इत्तेहाद है वो कह रहा है कि हम, यानी मैं इसको इस 11 जमाती इत्तेहाद को समझता हूँ आल बचाओ, माल बचाओ और खाल बचाओ। ये जो इत्तेहाद है या ये मूवमेंट है ये कह रही है कि हम निज़ाम बदलेंगे। अल्लाह की शान देखें कि अगर निज़ाम बदल गया तो ये खुद कैसे ज़िंदा रहेंगे। यही तो ये निज़ाम है, जो इसी निज़ाम की वजह से तो इनकी मौजें लगी हुई हैं। ये इसी निज़ाम की पैदावार हैं, ये इसी निज़ाम की मछलियाँ हैं, और ये निज़ाम इनके लिए पानी है, और ये निज़ाम इनके लिए ऑक्सीजन है।
अगर ये इनकलाब लाएंगे तो इनकलाब में तो ये खुद मारे जाएंगे। इनकलाब क्या होगा कि मेरिट होगा, इनकलाब क्या होगा कि अकाउंटेबल होगा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक। ये चाहेंगे कि अकाउंटेबल हो ऊपर से नीचे तक, और ये चाहेंगे कि मेरिट हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात, दो धड़े हैं पीडीएम में। एक धड़ा है जिसका स्टेक पे कोई नहीं है, एक धड़ा है जिसका आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ का प्रॉब्लम है, एक धड़ा है जिसके सर्वाइवल का मसला है, एक धड़ा है जो इश्तिहारी हुआ है, जो मुजरम है, जो जिनकी कुर्कियां होने वाली हैं, जिनकी जायदादें लगी हुई हैं, जिनको अदालतें बुला रही हैं, जिनके मुकदमे दिन ब दिन खत्म, कुछ जिनके 10 वॉल्यूम्स हैं, जिनके 15 वॉल्यूम्स हैं, जिनकी टीटियां हैं, जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग है, जिनका वो काला धन है। एक निज़ाम वो है, उस निज़ाम में कौन है? यानी उस निज़ाम में आप मौलाना साहब वो हैं जिनका कोई स्टेक नहीं है, ना असम्बली में, ना असम्बली के बाहर, ना कश्मीर कमेटी, ना इक़्तिदार, ना कुछ ना कुछ। और वो खुद को हमला कर सकते हैं इस निज़ाम पर। दूसरे कौन है? नवाज शरीफ साहब, वीडियो लिंक की कायद। वो क्या कहते हैं, वो उनका क्या ख्याल है? क्योंकि इश्तिहारी हो चुके हैं, मुजरम हैं, उनकी सर्वाइवल का मसला है। और तीसरी हैं मरियम नवाज, जिनका अगेन कोई नहीं, दोनों माम बेटी नायल हैं, दोनों की सर्वाइवल इसमें है कि इमरान खान घर जाए और उसके बाद इलेक्शन हो, हम दोबारा असम्बली में मेजॉरिटी के साथ आएं और नाहिलियत अहलियत में बदले और हम फिर इक़्तिदार में आ जाएंगे, लोग इनको चुनेंगे। ये खाम ख्याली है, खुशफहमी है, ये क्या कॉन्फिडेंस है नए इंतखाबात का? ये मेरी कौम का टैलेंट है, जिसको आप जमहूरियत कहते हैं ना, ये उस जमहूरियत का हुस्न है, ये उस जमहूरियत का इंतकाम है। अवाम, ये हमारी एलीट जमहूरियत की जीम को भी नहीं जानती। यहाँ वो कोई कह दे कि मेरे असासे ज़राए आमदन से ज़्यादा हैं, फ़ख्रिया पेशकश। यहाँ कोई कह दे कि चेयरमैन नैब की क्या मजाल, फ़ख्रिया पेशकश। ना यहाँ कोई कह दे खाता है तो लगाता है, फ़ख्रिया पेशकश। यहाँ कोई टीटियां निकल आए, करप्शन कोई मसला नहीं, अखलाकियात कोई मसला नहीं, वो वज़ीर आज़म, यहाँ खाना पीना कोई मसला नहीं। जो किसी तकरीर में, किसी जलसे में ऑपोजिशन पर तनकीद करना, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना हो, नून लीग हो, तनकीद करना भूलते नहीं। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं वो डायलॉग की बात कर रहे हैं, एनआरओ की भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर जो अपोजिशन के साथ असम्बली में बात करना, उन पर तनकीद होती कि आप तो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, वो 2 दिन से डायलॉग की बात कर रहे हैं। क्या समझा जाए? वज़ीर आज़म जो माहौल बन रहा है इसकी नज़ाकत को समझ गए हैं, उन्हें लग रहा है कि हालात ख़राब हो सकते हैं, इसलिए कल भी उन्होंने डायलॉग की बात की, आज भी डायलॉग की बात की, लेकिन देर कर दी क्या? वो पहला सवाल वो रह गया था, उसमें यह था कि एक धड़े में जिसका कुछ स्टेक पे नहीं है, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, मौलाना। दूसरा धड़ा वो है जो हम नवा हैं और हम नवा, और तीसरा धड़ा है गुलाम दर गुलाम दर गुलाम। और चौथा है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जिस दिन सिंध छोड़ेगी, सिंध में ईद का समा होगा। पीपल्स पार्टी सिंध कभी नहीं छोड़ेगी उस वक्त तक जब तक उनको पता नहीं लग जाएगा कि इधर सिंध छोड़ेंगे, उधर फिर से सिंध हमें मिल जाएगा। उस वक्त तक कोई कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। नंबर 2, जो मुस्लिम लीग नून के आधे से ज़्यादा लोग इस्तीफ़े नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? पॉलिटिकल स्टेटस, रोब दबदबा, पैसे खर्च होते हैं दोबारा, थाना कचहरी, इसके अलावा कमेटियों के मेंबर, असम्बलियों के मेंबर, तनख्वाहें, अलाउंसेस, इस्तेकाक कमेटियाँ, ये सारा ये कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अब आ जाएं यानी इस पे कि ये वज़ीर आज़म साहब पे, वज़ीर आज़म साहब से कल हम मिले थे। वज़ीर आज़म साहब ने जो हमारा तरा निकाला था, जो पंजाबी का तरा निकाला था, वो ये कह के निकाला था कि मुझे लगता है अपोजिशन के पीछे कुछ ममालिक हैं। अब ये आप बाहर निकल जाएं, थड़े वाले से पूछ लें, रेडी वाले से पूछ लें, छाबड़ी वाले से पूछ लें, वो सारे कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ऐसे नहीं बोले, नवाज शरीफ साहब ऐसे नहीं बरतानिया में बैठे हुए, यूएई ने हम पे ऐसे नहीं वीज़ा पाबंदी लगाई, सऊदी अरब ऐसे नहीं हमसे पैसे वापस मांग रहा। कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ पीछे है, या ये गवादर है, या ये सी पैक है, या हम चाइना कैंप में जा रहे हैं, या हमारी तुर्की से मोहब्बत, या हमारा शाह महमूद कुरैशी का बयान, या अर्तुगरुल ड्रामा, या वगैरह वगैरह।
तो अब इसमें वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा और कल भी कहा कि ये रूल ऑफ लॉ की जंग है। हालांकि मैं इसको इक़्तिदार की जंग दोनों तरफ से समझता हूँ, लेकिन उनका रूल ऑफ लॉ की जंग है, ये सर्वाइवल का मसला है, ये डिफाइनिंग मूवमेंट्स हैं और इस जंग मैं जीतूंगा। अगर मुझे निकाल दिया गया, वज़ीर आज़म ने कहा, तो मैं सड़कों पर आऊँगा और इनको लग पता जाएगा, इनको पहले भी मेरा पता है कि मैं सड़कों पर जब आता हूँ मैं ये जंग जीतूंगा। और हमने उनसे सवाल किया कि आप तो कभी बैठते ही नहीं है, उनके सी पैक हो, कश्मीर हो, कोरोना हो, टड्डी दल हो, जीबी का मसला हो, आप बैठते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा मैं डायलॉग बैठने को तैयार हूं, मैं असेंबली में भी आना चाहता था मगर मुझे ये बोलने नहीं देते। मैं जब उधर जाता हूं, जब वो कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, कल भी बोला आज भी बोला, तो उनसे ये कोई नहीं पूछता कि आप किसको एनआरओ कहते हैं। ऑपोजिशन कहती है कोई इनसे पूछे तो सही, कोई सहाफी पूछे इनसे किसने मांगा, कब मांगा, किस जगह पर एनआरओ मांगा, कुछ बताएं तो सही। पूछा हमने कहा नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, जरदारी साहब मर्जी के अस्पताल में हैं, बिलावल साहब बाहर हैं, शाहिद खकान अब्बासी साहब बाहर हैं, राजा परवेज अशरफ बाहर हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब बाहर हैं और इसके अलावा केसेस चल रहे हैं। किस एनआरओ की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये उस 34 नुकाती एनआरओ की बात कर रहे हैं जो जब इनसे हमने बातचीत शुरू की तो वो 34 नुकात ले आए। वो कहते हैं उन्होंने फिक्रा की कहा कि आज मैं नैब ख़त्म कर दूं, इनकी मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, मैं 3 साल अगले आराम से हुकूमत कर सकूंगा। तो बात बुनियादी तौर पे ये है कि ये इक़्तिदार की जंग है। बात बुनियादी तौर पर यह है कि ये नए निज़ाम और पुराने निज़ाम की जंग है। हम गवर्नेंस परफॉर्मेंस वज़ीर आज़म साहब की पे तनकीद हम हमेशा करते रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे बात करते रहे हैं, बुरानों पे बात करते हैं, चीनी, आटा, गंदम, पेट्रोल, दवाइयाँ, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, डॉलर, स्टॉक एक्सचेंज, कर्जे, सब बात की जा सकती है। लेकिन बुनियादी तौर पे बात क्या है? बुनियादी तौर पे बात क्या है? ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, जो अनटचेबल था, जो हैव नॉट था, हैव और हैव नॉट वाला ग्रुप है। लेकिन वो जो अनटचेबल ग्रुप जिस रास्ते पे चल रहा है, मुबारक जलसे, लॉन्ग मार्च, क्या इससे वो इक्तदार हासिल कर सकता है? क्या इससे हुकूमत कमजोर हो सकती है? 126 दिनों का धरना हमने भी देखा है। धरनों से, जलसों से क्या इक्तदार हासिल किए जाते हैं? हुकूमतों को घर भेजा जाता है? हमारी तो तारीख ऐसी नहीं है। एक तो ये है कि हमने ये विक्ट्री स्टैंड, वो निशान आपने देखा, वो जो 2 उंगलियां इस तरह करके, ये चोर डाकू चक्के जो अदालतों से निकलते हैं कॉटन के कपड़े पहन के, इसकी भी रेड मार दी। हक सच की फतह, इस फिक्रे की भी रेड मार दी। धरना, इसकी भी रेड मार दी। लॉन्ग मार्च की रेड जो हमने मारी है, कमाल है। लॉन्ग मार्च समझते क्या है? जीटी रोड चलते चलते हैं इस्लामाबाद बैठ जाएं, मोटरवे से चलते चलते हैं इस्लामाबाद। जालिमों, मौजे तुंग ने लॉन्ग मार्च किया था। 18 पहाड़ी सिलसिले दरमियान में थे, 24 दरिया दरमियान में थे, 1 लाख चले थे, 8000 पहुंचे थे। उनका भाई की भी डेथ हो गई, उनके 2 बेटों की भी डेथ हो गई, और काज भी था, एक मकसद भी था। इनको लगता है गुजरांवाला पहुंचते ही फैसले हो जाते हैं, कर दो लॉन्ग मार्च। ये कॉन्फिडेंस है ना गुजरांवाला पहुंचने तक वाला, यही तो नहीं, वो वक्त गुजर गया, वो वक्त गुजर गया, वो वक्त गुजर गया। अब आप भी अगर लॉन्ग मार्च में आ गई ना तो आपको पूरा इस्लामाबाद आना पड़ेगा। मौलाना साहब एक आ चुके हैं, कराची सक्कर से निकल के इस्लामाबाद आके 8-10 दिन बैठ के जा चुके हैं। 126 दिन इमरान खान भी बैठ के जा चुके हैं, तैरूर कादरी साहब भी बैठ के जा चुके हैं, कुछ भी नहीं। और आखिर में मैंने आपको एक मुबारकबाद देनी थी कि नए पाकिस्तान का म्यूजिशियन डीजे भट्ट पकड़ा गया है। शुक्र है उसके पास अंजेलिना जोली नहीं निकली, कोई गैर लाइसेंस करने इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तरफ कह रहे हैं जल्द से करें, दूसरी तरफ आप देखें ना डीजे भट्ट जिसने पीटीआई का सबसे ज्यादा जो है ना वो साउंड सिस्टम और पीटीआई को उस टाइम बड़ा सपोर्ट किया है, आज उसी को गिरफ्तार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वो गाना आपने सुना था ना, बनेगा नया पाकिस्तान, इमरान खान सबकी जान है और बल्ले पे निशान है, और डीजे भट्ट का शुरू हो गया इम्तिहान, और अब अंदर बैठ के ये बना नया पाकिस्तान। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार इरशाद भट्टी मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब आपका। मुसद्दिक मलिक साहब, कल पीडीएम का इजलास हुआ है, आज स्टीयरिंग कमेटी का हुआ, लेकिन आज स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से पहले मरियम नवाज का, मौलाना फजलुर रहमान का और बिलावल भुट्टो जरदारी का मिलना, क्या उन शकूको शुबहात को तकवीत नहीं मिलती कि शायद इस्तीफ़े देने के मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफ्यूज है? ज़ाहिर है उनका तो स्टेक पर बहुत कुछ लगा हुआ है, सिंध में उन लोगों की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी के अंदर एक ये राय है कि उन्हें इस्तीफ़ों के ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि वो अपने लोगों से, अपने जो अरकान कौमी सूबाई असम्बली के लोग हैं उनसे पहले बात करेंगे, मुशावरत करेंगे, उसके बाद कोई फैसला होगा। तो क्या इसी मुशावरत के लिए आज ये पहले इजलास हुआ? जाहिर है पीडीएम ने जो सारे फैसले करने हैं वो एक प्लेटफॉर्म है ना आप लोगों का, उस पर करने 11 जमातों ने करने हैं, लेकिन स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से पहले 3 रहनुमाओं का मिलना, क्यों ये पहले मुलाकात थी आज? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, क्योंकि कल परसों तक तो जो आपके शकूक व शुबहात थे वो ये थे कि जब मीटिंग होगी तो पीपल्स पार्टी मानेगी नहीं और इस्तीफों का जिक्र नहीं होगा। आप उठा के देख लीजिए तमाम टेलीविजन प्रोग्राम, हर जगह पे यही कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी की स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। कुछ चैनल ये कह रहे थे कि वो मानेंगे ही नहीं, और कुछ चैनल्स कह रहे थे कि हो सकता है नेशनल असेंबली में मान जाए मगर प्रोविंशियल असेंबली में तो नहीं मानेंगे। तो कल जब वो फैसला आपके सामने आ गया तो वो शकूक व शुबहात तो ख़त्म हो गए, मगर अब नए शकूक व शुबहात को जन्म लेना था, सो उन्होंने जन्म ले लिया। और आज अब आपका सवाल ये है कि ये जो मीटिंग पहले हुई है कहीं इस वजह से तो नहीं हुई कि बिलावल साहब अभी भी माने नहीं हुए थे? तो आपने मीटिंग के फ़ौरन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बिलावल और पीपल्स पार्टी के हवाले से एक सवाल पूछा गया, उसका जवाब बिलावल साहब के मुंह से सुन लिया और उन्होंने आपको बरमला बताया कि पीपल्स पार्टी हर उस फैसले की जो पीडीएम करता है उसकी तायीद करती है और तमाम जो लॉजिस्टिक्स हैं वो हम मीटिंग के अंदर तय करेंगे। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हो भी गया, बहुत से ऐलानात कहा गया कि हम लोग जो मीनार पाकिस्तान का लाहौर का जलसा है उसमें लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा। यही बात मैं कर रही हूँ कि आज फिर मीटिंग इसीलिए थी, जो कन्फ्यूजन थी बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से आज जो स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से पहले, क्या इसीलिए बैठे जो अब आज बाहर आकर उन्होंने बात की इस्तीफों के हवाले से? इसीलिए इसी मकसद के लिए थी ना मुलाकात? कैसे मालूम है ये? आप जरूर होंगी मेरे ख्याल में वहां पर, क्योंकि उन्होंने बाहर आके बात की, क्योंकि मैं तो पार्टी में बहुत क्योंकि उन्होंने बाहर आके बात की, एक पेज पर है, मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं 5 दिन से कह रहा हूँ कि एक पेज पे है, तो आपने उसका मकसद क्या निकाला? मैं 5 दिन से जो कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, 5 दिन से टेलीविजन प्रोग्राम्स 1 से 2 रोज करता हूँ, रोज आके मैं ये कहता हूँ कि हम एक पेज पे हैं, तो इससे जरूर आपको शक पड़ता होगा। जरा बताइए क्या शक पड़ता है इससे आपको? सवाल मेरा फिर भी वही था कि स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से पहले तीनों के मिलने का क्या मकसद था? फैसले तो स्टीयरिंग कमेटी में होने थे। आपका सवाल का भाई आप कमाल करती हैं। हम सारा दिन बैठते हैं, दोस्तों के साथ चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, एक एहतराम का रिश्ता है। लोग जिसको भी किसी भी वक्त बुलाना चाहें वो बुलाते हैं, बैठ के गप मारते हैं। जो लाहौर का जलसा है उसके मुतालिक वहां पे गप लगी, उसके अंदर कई शकूक व शुबहात जो हमें हैं, जो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर चल भी रहे थे कि पता नहीं कौन से एक जो अरेंज कर रहे हैं साउंड सिस्टम, उनको उठा लिया गया, कल रात लोगों पे छापे मारे गए हैं। तो हमारे जहन में भी कुछ खाके हैं, हमारे जहन में भी कुछ शकूक व शुबहात। इस पर भी एतराज हुए ना, मौलाना ने कहा पानी लगा दिया, डैम बना दिया आप लोगों ने वहां पर, ये भी तो शकूक व शुबहात है ना आपके कि शायद हुकूमत जानबूझ के कर रही है। आपको तो वो डैम वैम तो छोड़े ना, आप अपनी तरफ से मुझे बताइए कि आपके जहन में क्या शक है ताकि मैं वो दूर करूं। नहीं, मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया। मैंने नहीं बिल्कुल, मगर मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई इबाम है तो वो दूर हो जाए, क्योंकि आपके साथ मैं बताती हूँ मेरे जहन में क्या है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन साहब वो कहते हैं कि ऑपोजिशन इस्तीफों का इतना बड़ा तोहफा नहीं देगी, ऐसा किया तो बड़ी हमाकत होगी। वैसे भी इस्तीफे देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोरम पूरा होगा 84 अरकान के साथ, वो इमरान खान ने पूरे कर दिए तो वो चलता रहेगा। तो एक कंसर्न तो है ना कि आप लोग अगर इस्तीफे दे रहे हैं तो हासिल क्या होगा आप लोगों को? जी बिल्कुल जी, मैं अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया। एक तो एतजाज साहब क्योंकि हमारी पार्टी के नहीं है, इस वजह से मेरा तबसरा करना बनता नहीं है मुनासिब, लेकिन बिलावल साहब तो तबसरा कर चुके हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि एतजाज साहब कि अपने भी कई चीज़ों पे ओपिनियंस हैं और वो माहिर कानून भी हैं,
लेकिन पार्टी के पाबंद हैं, पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं और उन्होंने सबकी यकीन दहानी करवाई कि जो पार्टी फैसला करेगी एतजाज साहब उसके साथ चलेंगे। तो ये तो एतजाज साहब वाली बात होगी। अब जो दूसरी बात आपने की वो बड़ी अहम है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जिस तरह की यह हुकूमत है ये कोई वोट का बोझ लेकर तो आई नहीं है, क्योंकि वोट का बोझ लेकर आई नहीं, इस वजह से लेजिटिमेसी से तो उसको कुछ सरोकार ही नहीं है। ये लेजिटिमेट हो या ना हो, वो तो किसी और ताकत के ऊपर खड़ी है, उसी ताकत पे चल रही है। इस वजह से उसको इस बात से गर्ज नहीं है कि आयल के दोनों तरफ नेशनल असेंबली में अगर पीटीआई बैठी हो तो उनके गुमान के अंदर तो खाका ही ये था कि ऑपोजिशन को खत्म कर दिया जाए, ऑपोजिशन को गिरा दिया जाए, ऑपोजिशन के लोगों को कैद कर दिया जाए, और जो भी हम बिल पास करना चाहें वो लोगों को उनके बच्चों की वीडियोस दिखा के, वो नैप के केसेस करके, लोगों के जो कारोबार हैं उन पे छापे मार के वो तमाम बिल मंजूर करवाए जाएं। यानी जो ऑपोजिशन का रोल है वो नहीं होना चाहिए। तो अब तो उनको बेहतरीन मौका मिल रहा है। अगर ऑपोजिशन अगर कोई वाकई नुमाइंदा जमहूरी जमात होती, कोई जमहूरी हुकूमत होती, तो उसके जहन में आता कि क्या दिखेगा। वजीर आजम ने कल कहा ना ऑपोजिशन से डायलॉग के लिए तैयार है, उन्होंने कल भी बात की, आज भी उन्होंने बात की, भले ही साथ वो बात कर रहे हैं एनआरओ की कि एनआरओ नहीं देंगे। डायलॉग के लिए आप ऑपोजिशन को दावत दे रही है हुकूमत, कल भी वजीर आजम ने कहा, आज भी कहा। जी, बड़ी आपने अच्छी बात की, क्योंकि आपको याद होगा अभी कोरोना वायरस के ऊपर कुछ दिन पहले स्पीकर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, और आपको याद होगा कि स्पीकर साहब की मीटिंग वाले ही दिन वजीर आजम ने सुबह एक जलसा किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये एनआरओ मांगने आ रहे हैं, ये एनआरओ मांगते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम एनआरओ नहीं मांग रहे तो किसी भी दावत में शरीक ना हों। दावत में शरीक होने का मतलब वजीर आजम के मुताबिक ये है कि हम एनआरओ मांग रहे हैं, तो भाई हम तो एनआरओ नहीं मांग रहे। मुसद्दिक मलिक साहब, मेरा आपसे सवाल, अगर वाकई आप लोग अवाम के लिए निकले हैं, महंगाई है, मईशत डूब गई है, गरीब रो रहा है, इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, जो बात आप लोग कर रहे हैं, तो फिर आप लोग डायलॉग करें ना, बात करें ना। आप लोगों के पास जो तजावीज़ हैं, कैसे महंगाई ख़त्म होनी है, भाई ये इशू है, गरीब का इशू है, महंगाई का इशू है, मईशत का इशू है, पॉलिसीज़ क्या हैं, आप लोगों की पॉलिसीज़ पे तनकीद करें। ये क्या सड़कों पर ये सारी चीज़ें हल होंगी? वो तो अगर डायलॉग की बात करो, वाक़तन आप लोग गरीब की बात कर रहे हैं, तो आप लोग को तो डायलॉग करना चाहिए, हुकूमत की जो पेशकश है उसको कबूल करना चाहिए। आप ऐसा कीजिए कि इमरान खान साहब को कहिए कि अवाम के सामने आएं और कुरान पे हल्फ उठाएं कि अगर हम उनके साथ बैठेंगे तो वो एनआरओ नहीं करेंगे। अच्छा, अगर वो ना माने तो आप कुछ सहाफ़ी बैठ के हल्फ उठा लें कुरान पे, तो हम बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये समझें कि उस बेट में जिसमें पहले उन्होंने हमें गिराया है, हम बार बार वहीं पे जाएंगे, बार बार ये हमें बुलाएंगे, ये कह के कि मुल्की मुफाद के अंदर बैठते हैं। जैसे ही हम बैठेंगे, अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई होगी, तो 5 वजीर बाहर जो हैं वो कागज लहरा रहे होंगे, एनआरओ मांग लिया, और शाम को आपके टेलीविजन पे भी यही हो रहा होगा। बड़े आहिस्ता आहिस्ता से वो चल रहे होंगे कागजात के, ये एनआरओ मांगा गया। तो आप ऐसा कीजिए, आप हल्फ उठवा दीजिए कुरान शरीफ को सामने रख के, और उसके बाद हम बैठ जाते हैं। ठीक है मुसद्दिक मलिक साहब, ऑपोजिशन इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकती है, शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। एक तरफ आप गरीब की बात करते हैं, दूसरी तरफ शट डाउन करेंगे, पहिया जाम हड़ताल करेंगे, सब कुछ बंद कर देंगे। ये गरीब का नुकसान नहीं है? इससे गरीब नहीं पिसेगा? जी वही तो बाहर आ रहे हैं। या आपका जो तज्जिया हो सकता है ये दुरुस्त ना हो सकता है पॉलिसी हमारी दुरुस्त हो, क्योंकि ये जो हजारों लाखों की तादाद में लोग निकल रहे हैं, इनमें से कोई बड़ी बड़ी जीपों पे बैठ के नहीं आ रहा। जरा उनके चेहरों के ऊपर लाइट डालिए, आपको नजर आए कौन लोग बाहर निकल रहे हैं। ये वो लोग निकल रहे हैं जो बिजली का बिल देते हैं तो बच्चों की फीस नहीं दे पाते, और बच्चों की फीस देते हैं तो माँ बाप की दवा नहीं ले आते। ये वो लोग हैं जिनकी माएं जो हैं मर रही हैं, क्योंकि पहले जो मुफ्त होता था सरकारी अस्पतालों के अंदर डायलिसिस, अब वो 13,000 रुपए का होता है। और अगर किसी की माँ को 2 डायलिसिस की जरूरत हो तो 26,000 चाहिए, और अगर उसकी 20,000 तनख्वाह है तो वो मर गया शटर डाउन के साथ, या शटर डाउन के बगैर मर गया। ताजिर बिरादरी, ट्रांसपोर्टर्स, जाहिर है इनकी मर्जी के बगैर तो हड़ताल नहीं हो सकती। इनको एतमाद में लिया है आप लोगों ने कि हम इस ऑप्शन पे भी जा सकते हैं? ट्रांसपोर्टर तो पहले ही सड़क के ऊपर आए हुए हैं बीबी, किसान सड़क पे आया हुआ है, ताजिर सड़क पे आया हुआ है, स्टूडेंट सड़क के ऊपर आए हुए हैं, नाबीना लोग सड़क के ऊपर आए हुए हैं, किसान सड़क के ऊपर आए हुए हैं। और आप आइए, मैं आपको साथ ले जाऊंगा, आप जरा हमारे जलसे देखिए और देखिए उस कौन लोग हैं जो तशरीफ लाए हुए हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो क्या होगा? जिन लोगों की कमर टूट रही है, जो मर रहे हैं, वो बाहर आए, क्या हो गया? आप लोग ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? सर होगा क्या?
तो नीचे देखें, सुने ना, बात तो सुने फिर, अब हौसला की कि आप नीचे देखें तो 100 रुपए के अंदर 5 कुलचे आते हैं। 7 घर में रहने वाले हों जिन्होंने नाश्ता करके जाना है, सुबह को गैस नहीं आ रही क्योंकि एक साहब ने ये सोचा कि मैं गैस अगर इस वक्त खरीदूंगा तो मेरे पर बाद में नैब के मुकदमे होंगे, तो रहने ही दो। बातें बिल्कुल ठीक। होगा क्या, हुकूमत घर चली जाएगी। 126 दिन के धरने ने आप लोगों को घर भेज दिया था, आप लोग चले गए थे। होगा क्या, निकाल लें, सबको निकाल लें, बाहर निकल आएंगे लोग, जलसे भी बड़े कर लेंगे आप लोग। क्या हुकूमत घर चली जाएगी? ना भी उल्टे मैं आपकी बात अगर मान लूं, ना भी उल्टे, तो ये आइन के अंदर क्या लिखा नहीं है कि एहतजाज हमारा हक है अगर लोगों की कमर टूट रही हो? और अगर पार्लियामान के अंदर धौंस धांधली की जाए जैसा कि की गई है, अगर पार्लियामान के अंदर जिस तरह सेनेट के चेयरमैन का वोट हुआ है उस तरह वोट करवाए जाएं, अगर फैटिफ की आड़ के अंदर ऐसे ऐसे बिल पास करवाए जाएं जिनमें आपकी बच्चियों की वीडियो सीक्रेट बन सकती हैं, कहां लिखा हुआ है फैटिक्स में? दुनिया का कौन सा कानून है जो आपको इजाजत देता है इस ह्यूमन राइट की वायलेशन की? आपके कंप्यूटर हैक किए जा सकते हैं, आपके फोन जो हैं वो टैप किए जा सकते हैं, सिर्फ एक मैजिस्ट्रेट की पर्ची लेके 180 दिन के लिए आपके घरों के अंदर दाखिल हुआ जा सकता है एविडेंस ढूंढिए। ये कौन से मुल्क है? और जब हमने वो रिजेक्ट किया बिल सेनेट के अंदर, तो जॉइंट सेशन के अंदर धौंस धांधली से उसको पास करवाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक साहब मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 13 दिसंबर को पीडीएम मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसा करने जा रही है। बकौल उनके ये बहुत बड़ा जलसा होगा, हुकूमत बेहतर है इससे पहले ही घर चली जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत का रवैया देखें, कभी डीजे भट्ट को गिरफ्तार किया जा रहा है तो कभी मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में पानी लगाया जा रहा है। आज मौलाना साहब ने कहा कि मीनार पाकिस्तान को तो आपने डैम बना दिया। तो एक तरफ हुकूमत कह रही है कि जलसा करें, हमें कोई मसला नहीं है, दूसरी तरफ इस तरह के हथकंडे भी हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? कभी डीजे भट्ट को गिरफ्तार कर रहे हैं, मीनार पाकिस्तान को कभी आप बकौल मौलाना के डैम बना रहे हैं। जलसा करने दें, क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर मीनार पाकिस्तान में वो बड़ा जलसा करने में भी कामयाब हो गए? क्या हो जाएगा? देखिए शाज़िया, मैं आपको ये बताऊं, एक तो सबसे पहले जो पानी लगाया गया था वो रूटीन का पानी है, और अगर एक कैनाल में 100 कैनाल में से वक्त में लगा दिया है नहीं, वो रूटीन का है हर रोज। आज बारिश हुई है, अब उन्होंने कह दिया कि ये पीटीआई ने बारिश करवाई है। सो मीन व्हाट इज दिस? अगर जलसा करना है करें, हमें पानी आज पानी ट्यूसडे को लगा है, अब वो संडे तक पानी रहेगा वहां पे? कैसी बातें करते हैं लोग। आई मीन संडे को जलसा है, ट्यूसडे को पानी लगा है, आपके ख्याल से पूरा हफ्ता पानी वहां पे खड़ा रहेगा? सो इस तरह की बातें करनी बिल्कुल खौफ है उनको, क्योंकि उनको पता है कि उनसे भरी जगह जानी चाहिए। डीजे भट्ट से क्या खौफ है उनको? किससे? डीजे भट्ट से। उसको क्यों पकड़ा है? डीजे भट्ट से कोई खौफ नहीं है। देखें, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से उनको भी ये बताया गया कि जो भी सहूलतकार बनेगा उसको, क्योंकि इजाजत जलसे की नहीं है कोरोना के हालात की वजह से, सो जो भी सहूलतकार बनेगा उसको पहले उसको चेक किया जाएगा कि ये वो सहूलतकार ना बने। ये लोग अगर लोगों की देखें, कमजोर पे हाथ डालना आसान है ना, पकड़ना है तो बड़ों को पकड़ के दिखाएं ना। कमजोर पे हाथ डाल रहे हैं आप। ये तो आप डीजे भट्ट तो आप लोगों का सबसे बड़ा सहूलतकार था 2014 के धरनों में। जो भी सहूलतकार बनेगा जलसे का, उस पे पर्चे भी होंगे, इन सब पे भी पर्चे होंगे, जिस तरह पहले हुए आपको नजर आ जाएगा सब चीजों का। सो वो तो होना ही होना है। मैं अगर आपको ये बताऊं कि ये ज्यादा बन रहे हैं कि जी हम अवाम के लिए, जिस औरत को ये नहीं पता कि रोटी की कीमत क्या है, उसको अवाम का क्या पता, अवाम के मसाइल का क्या पता? वो 8 रुपए की रोटी को कहती है वो 30 रुपए की रोटी है। जो औरत अपनी दादी को हफ्ते वाले दिन दफन करके पीर वाले दिन वो दोबारा जीप की छत पे चढ़ के जलसे कर रही है, उसको अपनी फैमिली का ख्याल नहीं है, तो उसको लोगों का क्या ख्याल होना? आई मीन आप ये चीजें जरा देखें। अवाम की बात करते हैं, अवाम को बुला रहे हैं एक मुश्तरका जगह पे जहां पे कोरोना जिस स्पीड से फैल रहा है वो सिर्फ
आप मेरी बात ना माने शाजिया, प्लीज आप हुकूमत की बात ना माने, आप किसी की बात ना माने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत वाले कर रहे हैं। इनसे कहें जाएं, अपने बंदे भेजें, सिर्फ अस्पतालों में जाके लाहौर के देख लेंगे कोरोना के क्या हालात हैं और किस स्पीड से बेड भर रहे हैं। देखें इसको जिस बंदे को सांस नहीं आ रहा ना और सांस की प्रॉब्लम हो रही है, वो हॉस्पिटल जाएगा ही जाएगा। ना आप उसको रोक सकती हैं ना मैं उसको रोक सकता हूं। सो मैं कह रहा हूं मेरी बात ना माने जो मैं कह रहा हूं। 13 को क्या करेंगे? कोई रुकावटें खड़ी करेंगे, रास्ते बंद करेंगे? ज़ाहिर है आप लोगों का तो मोटिव यही होएगा कि कोरोना ना फैले, लोग इकट्ठे ना हो, या सब कुछ इजी करने देंगे आप लोग? देखें हमने तो उनको पहले भी कहा है कि करें, हमने किया भी तब भी हमारे ऊपर इल्जाम आना है, हमने कुछ भी ना किया तब भी इल्जाम हमारे ऊपर ही आना है, क्योंकि इनसे ना मीनारे पाकिस्तान भरा जाना है और ना ही इनके पास उतने लोग हैं जो भर लेंगे तो क्या होगा, नहीं भरेंगे तो क्या होगा? क्या फर्क पड़ेगा? कर भी ले, जीरो प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। मैं कह रहा हूं पूरा मीनारे पाकिस्तान भी भर दें, हमसे बड़े जलसे तो कोई नहीं कर सकता। प्रेशर तो है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ऑपोजिशन से बात करने तक तैयार नहीं थे। डायलॉग की बात का मैं दावत देना तो दूर की बात, 2 दिन से वो डायलॉग की बात कर रहे हैं। शाजिया 4 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा था, ये 4 महीने पहले, कि हर चीज पे हम बात करने के लिए तैयार हैं, मगर अगर ये बात करना चाहते हैं अपने केसेस की, अपनी करप्शन की, उस पे हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। 4 महीने पुरानी मैं ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली पे बात हुई थी। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि जब सबसे पहली बातचीत का आपको कब पता लगता है? तब पता लगता है जब FATF का बिल आया। FATF के बिल की मीटिंग की मैं आपको डिटेल सिर्फ थोड़ी सी बताने लगा हूं, सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर। जब मीटिंग शुरू हुई, सबसे पहली चीज इन्होंने पता क्या कहा कि जी वो नैब का बिल किधर है? उन्होंने कहा जी नैब के बिल को आप साइड पे रखें, पहले हम FATF के ऊपर तो बात करें। ये उठ के चले गए उस मीटिंग से। इमेजिन कि ये सिर्फ नैब के बिल पे बात करने के लिए आए थे। FATF का इनको मुल्क की कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क किस डायरेक्शन में जाना है, मुल्क को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, अपने इंटरेस्ट हमने फॉरेन इंटरेस्ट, इंटरनेशनल इंटरेस्ट किस तरह प्रोटेक्ट करने, उसका कोई ख्याल नहीं था। इन्होंने सिर्फ नैब के बिल का पूछा और ये उठ के चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा जी नैब के बिल के ऊपर हमने बात नहीं करनी है, अभी हम तो FATF के लिए इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं जी हमने नहीं करनी, हम उठ के जा रहे हैं। दिस इज द एक्चुअल स्टोरी। आप कहती हैं कि ये अवाम के लिए निकले में, ये अवाम के लिए निकले होते तो अच्छा। फिर दूसरी बात करते हैं इस्तीफों की। आप क्यों जा रहे हैं लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल लें? आप सीधे इस्तीफे दें, जल्दी बात खत्म करें। अगर खत्म करनी है, आपने छोड़नी है गवर्नमेंट तो आप छोड़ें। कल भी मैं एक टीवी शो पे बैठा हुआ था, जलसे पे ऐलान होगा 13 को, बड़े ऐलानात करने जा रहे हैं वो बहुत बड़े ऐलान होंगे, आप देखना बड़े बड़े ऐलान होने हैं। कोई तैयार नहीं इस्तीफा देने के लिए। पीपल्स पार्टी की अपनी गवर्नमेंट है। एक बात बताएं, अब इन्होंने पहिया जाम, शटर डाउन हड़ताल, ये ऑप्शंस भी इन लोगों ने रखे हुए हैं। आपको पता है कि बच्चों के स्कूल भी आप जब बकौल आप लोगों के जनवरी में खुल सकते हैं। इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है। अगर ये शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की तरफ जाते हैं तो फिर ये स्कूल वगैरह का खुलना, तो ये तो मामूलाते ज़िंदगी और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप लोग? अच्छा, जब हमने लॉन्ग मार्च किया था कोई मामूले जिंदगी हुआ था? ये शटर डाउन क्यों करेंगे? लोगों ने पैसे नहीं अपने बनाने। कहते तो आप भी थे पूरा मुल्क बंद कर दूंगा, वो मैं अगर कहेंगे तो क्लिप भी चला दूंगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च करनी है, दिल खोल के करें अपनी। उन्होंने धरना देना है, वो दिल खोल के धरना दें। किसी ने उनको किसी चीज से नहीं रोका। इस्तीफे देने हैं, मैं कह रहा हूं उससे पहले दे दें। लॉन्ग मार्च ना करें, इतने तरद्दुद में ना जाएं, ना तकरीरें करें, इस्तीफे दें। ताकि वो चाह रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट अगर उससे खत्म होती है, गवर्नमेंट उससे खत्म होती नहीं है। जहां जहां इस्तीफे देंगे तो इस्तीफे मंजूर कर लेंगे आप लोग, मंजूर कर लेंगे आप लोगों के तो नहीं किए थे उन्होंने। वहां इलेक्शन होते जाएंगे इंशाल्लाह ताला, आप देखना। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब दादरा साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं।
90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक कब मिलेगा? बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की कब्जा माफिया से जान कब छूटेगी? कोरोना की वबा के बायस कितने पाकिस्तानी बैरून मुल्क बेरोजगारी का शिकार हुए? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के वीज़ों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद है? हुकूमत सयाहत के फ़रोग के लिए क्या इक़दाम कर रही है? और फिर हुकूमत की नेशनल टूरिज़म स्ट्रैटेजी है क्या? गैर मुंतखब अफराद और मुआवनीन खुसूसी की सूरत में हुकूमती फ़ैसलों पर क्या ये लोग मुशीरान जो हैं या असरअंदाज हो रहे हैं? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला हुकूमत में मौजूद गैर मुंतखब अफराद के रोल को महदूद कर रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़ी बुखारी साहब आपका। जुल्फ़ी बुखारी साहब, आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड भी ज़ाहिर है मैं सवाल करूँगी, लेकिन इससे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है काबीना कमेटियों के हवाले से, मुशीरान और ऐसे PMs के हवाले से कि काबीना कमेटियों में मुआवनीन खुसूसी की शमूलियत गैर आइनी है, गैर कानूनी है। आज ECC का भी इजलास होना था काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का, उसको भी मौखर कर दिया गया। एक बहरानी कैफियत सी पैदा हो गई है। हुकूमत किन ऑप्शंस पर गौर करने जा रही है? फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी या फिर कमेटियों की तश्कील जो है वो तश्कील नौ ज़ेरे गौर है? क्या हुकूमत करने क्या जा रही है? देखें, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कोई नई चीज़ नहीं है। जहाँ तक ऐसे PMs की बात है कैबिनेट के अंदर, वो पहले भी गैर कानूनी थी, आज भी गैर कानूनी है। जिस तरीके से कई लोग शायद उनको इल्म ना हो इस चीज़ का कि ऐसे PM वैसे ही कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, वो बाय स्पेशल इन्विटेशन बुलाए जाते हैं। तो अभी भी जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि वो जी मेंबर कैबिनेट के नहीं बन सकते, वो कभी भी मेंबर कैबिनेट के नहीं थे, वो हमेशा से बाय स्पेशल इन्विटेशन बुलाए जाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर किसी को भी बुला सकता है। हर कैबिनेट इजलास में होता है, आप भी काबीना के हर इजलास में बैठे होते हैं, हफीज़ शेख साहब भी बैठे होते हैं, सब लोग बैठे होते हैं। तो ये जो स्पेशल इन्विटेशन होता है, इसका तो मतलब है कि कभी कभी जब ज़रूरत पेश आए तो, लेकिन आप लोग तो हर सेशन में बैठे होते हैं। कई ऐसे PMs के लिए हर इजलास में होता है, कई ऐसे PMs में कम इजलास में होता है। वो डिपेंड करता है PM की मर्जी पे, जो उनकी डिस्क्रेशन है, और उनकी डिस्क्रेशन कोई नहीं ले सकता उनसे। जहाँ तक बात जाती है कि और कानून है, और जहाँ तक बात जाती है कि जो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं आई है कि कमिटीज़ के हेड ऐसे PMs और एडवाइजर्स नहीं बन सकते। कमिटीज़ में आ सकते हैं, अगेन वो भी सिर्फ बाय स्पेशल इन्विटेशन में। तो उसमें जैसे कि फाइनेंस एडवाइज़र हैं, उनके लिए एक ज़ाहिर बात है CCL ये CCPO भी है और अपना भी है। तो जारी बात है इसमें एक अनफॉर्चुनेट मैं समझता हूँ कि ऐसी फजूल में एक और रुकावट, तेज़ी से काम हो रहा था और उसमें ये है। लेकिन इसमें आई थिंक अभी लॉ रिव्यू करेंगे और इसमें देखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, कौन डाल रहा है रुकावट? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर एक एडवाइज़र टू फाइनेंस ECC ले रहे हैं तो अगर उसमें अभी आज पोस्टपोन होगी क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी, तो मेरा ये मतलब है कि आज हफ्ते में एक जो ECC होनी थी वो रुक गई, वो अगले हफ्ते आएगी। तो जब तक वो रिटन जजमेंट पता नहीं अगर आज आई है या नहीं आई, तो जब तक वो नहीं आएगी फिर लॉ रिव्यू करेगा, लॉयर्स रिव्यू करेंगे। अगर उसमें अपील का बनता है तो वो अपील करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर किसी और तरीके से उसमें निकालेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि मेरे एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जो मेरा जो केस था जस्टिस साकिब निसार साहब के, जब वो सुप्रीम चीफ जस्टिस थे, तो उसमें ये सारी चीज़ें वैसे ही वाजे हो गई थी सिवाय इस कमेटी के। तो ये कहना कि कैबिनेट में ये उसी वक्त, ये 2 साल पहले पुरानी बात है। कह रहा हूँ कि ये फजूल में एक हाइप बन गई है। इसमें इतनी कोई हाइप है नहीं। एडवाइजर्स की खाली जो कमेटीज़ का हमारे कमेटीज़ में होना इम्पॉर्टेंट तो है, इतना इम्पॉर्टेंट है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम इस पर अमल दरामद करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कानूनी मामलात हैं ये कानूनी टीम के साथ भी डिस्कस होंगे। इसका मतलब है अगर वज़ीर आज़म ने बात की है, इम्पॉर्टेंट तो है ये मामला। अच्छा, अब पिछले दिनों जुल्फ़ी बुखारी साहब एक कन्फ्यूजन फैली, वो ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तानी जो वर्क फोर्स है उनके वीज़ों पर पाबंदी के हवाले से खबरें आई। आपने कहा कोई पाबंदी नहीं है। जब आप ये कह रहे थे तो पैरेलल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अपने अमारती हम मनसब से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा ये मामला उठाया। इसका मतलब है
वजीर खारजा ने जो बात की, मामला हुआ तो वो डिस्कस कर रहे थे अपने हम मनसब के साथ, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, तो ये कंफ्यूजन क्यों फैली फिर? देखिए शाजिया, जो अल्फाज है पाबंदी या बैन, जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया कई मीडिया हाउसेस में कई लोगों से बैन का, वो बड़ा एक ड्रोगेटरी अल्फाज है। क्योंकि जब एक मुल्क यूएई आपको कह रहा है कि कोई बैन नहीं है, आप अगर यहाँ से शोर कर रही हैं कि बैन है और वो कह रहे हैं कि जी हम ऑफिशियली आपको बता रहे हैं बैन नहीं है, तो इसमें मतलब है कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है और एक कई लोगों की अनऑफिशियल स्टेटमेंट है। इसमें कोई शक नहीं है कि चीज़ें स्लो डाउन हो चुकी हैं। इसमें कई वजूहत हैं, एक नहीं है, 3-4 हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको हर एक करके दे सकता हूँ। जी जी। जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब के जो चीज़ें थी कि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं कि क्या है, और वो भी अपने मैकेनिज्म रिव्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आ जाएं लेबर पे उनके पास कुछ 1.2-1.3 मिलियन एक्सेस लेबर है अभी यूएई के अंदर। जो है उनका एक वर्चुअल लेबर डेटाबेस पोर्टल है, उसके ऊपर कई मुल्कों के लेबर जो वहाँ नौकरी से निकाले गए हैं वो वहाँ रजिस्टर करते हैं और वहीं होते हैं। तो वो कह रहे हैं जब तक इंटरनल लोड हर मुल्क का कम ना हो, हम और अनस्किल्ड लेबर नहीं लेना चाहते। अगर आप हाईली स्किल्ड लेबर हैं तो मैं आपका कल 10 साल का वीजा लगा सकता हूं, कल ही मैं लगा दूंगा। उसका नाम है गोल्डन वीजा, 10 साल का। तो अगर बैन होता तो आपको 10 साल का गोल्डन वीजा कैसे मिल रहा है? तो इसमें कई टेक्निकलिटीज हैं। ये सप्लाई और डिमांड का एक इश्यू है। अच्छा। जहां तक विजिटिंग टूरिस्ट वीजे की जो बात है, उस सिंपली ये चीज हो रही थी कि उनके कोई रिक्वायरमेंट्स थी कि जब यहां से कोई जाए उसके जेब में $200-300 हो ये रहा था कि यहाँ के जो एजेंट्स हैं वो लेबर को $200-300 दे के 48 आवर्स की अकोमोडेशन की वो कोई होटल में बुकिंग करा के उनके फोन पे डाल के उनको यहाँ भेज देते थे। अच्छा। वो वहां पहुंचते थे, ना कोई नौकरी होती थी, राउंड अबाउट पे सोते थे। जब ये होने लगा तो उनने फिर उस पे क्लैम्प डाउन किया कि ये ना करें, कोविड के भी दिन है। तो कई हमारी फ्लाइटें वहां गई हैं, इनमें से जो लोग नजर आ रहा था कि टूरिस्ट या विजिट वीजा पे आए हैं लेकिन काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वहां रोका गया और वापस तो अभी भी है, कोरोना तो अभी भी है जुल्फी बुखारी साहब, और दूसरी लहर पहली से ज्यादा खतरनाक है। तो क्या आप लोगों के पास डेटा है कि अभी भी लोग जो है ना वो बाहर से जॉबलेस होके पाकिस्तान आ रहे हैं? कोई डेटा है आप लोगों के पास? जी बिल्कुल डेटा है, और कोई इतने लोग बेरोजगार होके नहीं आ रहे। पहली लहर में भी पूरी दुनिया के अगर आप मिला के देखें तो शायद कुछ 80,000 लोग नौकरी से वापस आए हैं। ये कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है अगर आप देखें कि कितना अरसा कोरोना चला है और कितने लोग हमारे बाहर काम कर रहे हैं और दूसरे मुल्कों के साथ आप कंपेयर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूएई ने हमारे साथ बहुत तावन किया है, सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ बहुत तावन किया है, कतर ने हमारे साथ बहुत ज्यादा तावन किया है। तो इसमें ऐसे कोई चीजें नहीं है, ये गलत चीजें मैं कहता हूं, बल्कि इररिस्पॉन्सिबल कई जर्नलिस्ट की इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग थी कि एक मुल्क जो हमारा 1.7 मिलियन लोग जगह देता है, काम देता है, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनके साथ आप ऐसे खेल रहे हैं कि हम यहाँ प्रोपेगेंडा करें, नुकसान हमारे लोगों अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पिछले 2-2.5 सालों में कितने अफराद को हुकूमत ने, आप लोगों ने अफरादी कुव्वत के तौर पर बाहर भेजा है, तो आपका क्या जवाब है? कितने नंबर्स हैं आप लोगों के पास? जी अच्छा सवाल है जी आपका। हमने इतना भेजा है कि अगर आप पिछले 10 साल का डेटा निकाल के देखें तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हमने भेजा है। 9,70,000 बल्कि 9,80,000 हमने बाहर भेजा है। तो नेली 1 मिलियन पीपल, 1 मिलियन पीपल हमने 100 लाख लोग हमने बाहर भेजे हैं 18 महीनों में। कोरोना के आने से पहले, कोरोना ना होता तो आप इस फिगर को देखते कि ये 1.3-1.4 मिलियन पे चला जाता। 9,80,000 बंदा, तो इतना ज्यादा बंदा कभी भी बाहर 18 महीनों में नहीं गया, और वो भी अलग अलग मुल्कों में। तो जिनको भी जो कहते हैं कि जी काम क्या किया है, एक फैक्स निकालें, फैक्स ये हैं, पोर्टल पे हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम है भाई, वो भी हम लेके आए हैं। पहले बायोमेट्रिक ही नहीं था, तो जो आपके फिगर्स हैं पता नहीं सही थे या नहीं, लेकिन ये बायोमेट्रिक सिस्टम है। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग लोगों को हमने बाहर भेजा है। और ये भी याद रखें कि एक पहली गवर्नमेंट है जो बाकी मुल्कों ने इंक्लूडिंग यूएई
और सऊदी अरेबिया कि उन्हें अप्रिशिएट किया हमारा कोविड में ठीक है। शाजिया 11% इंक्रीज आया है स्किल्ड लेबर में यूएई भेजने में। सही। 11, और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये यूएई के लेबर मिनिस्टर के अल्फाज हैं कि 11 हम वाहिद मुल्क हैं जिसने 11% इंक्रीज दिया है ठीक हो गया, आगे बढ़ते लेबर में। हैं। आगे जुल्फी बुखारी साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों का आपको भी पता है एक बहुत बड़ा मसला है, और वो है जाहिर है जो बाहर लोग जाते हैं, सारी ज़िंदगी कमाई करते हैं, अपनी जो जमा पूंजी होती है यहाँ घर बनाने में लगा देते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, ज़रूरी ज़मीनें होती हैं, लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि उन ज़मीनों पर कब्जे हो जाते हैं। तो इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म ने भी पिछले दिनों काफ़ी बात की कि इस पर हम जो है ना वो काम करने जा रहे हैं, इस पर एक्शन लेंगे। फिर आपको पता है कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने 4 ममालिक में वज़ारत ख़ारजा के ताउन से अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर्स भी कायम किए हैं। आप समझते हैं कि इस इक़दाम से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक जो बहुत बड़ा मसला है ये हल हो जाएगा? देखें तो इसमें थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन बिल्कुल हो जाएगा। आप अगर देखें आरडीए ने कितने इलीगल सोसाइटीज़ के ऊपर कब्ज़ा उनकी सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट रोकी है। एक वो ब्लू वाटर या ब्लू वर्ल्ड या ऐसे कोई सोसाइटी थी, उसमें भी रुकावट डाली है क्योंकि गैर कानूनी था। आप देखें कि ये मरियम नवाज साहिबा के जो फाइनेंसर्स थे, ये खोकर भाई जो थे, उनके घर बनाए हैं, उनके घर गिराए हैं, उनसे कब्ज़ा वापस लिए। वहाँ भी ओवरसीज़ कंप्लेन कर रहे थे, वो गिराए हैं, वो फुटेजेस टीवी पे भी चली हैं। हमने अभी ये किया है कि जो भी ऑथराइज्ड जो भी सोसाइटीज़ के पास एनओसीज़ हैं, अपनी रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के वेबसाइट्स पे रजिस्टर करें। अगर आरडीए हो उस पर डालें, सीडीए हो उस पर डालें, एलडीए हो उस पर डालें। तो जो रजिस्टर्ड होंगी ओवरसीज सिर्फ वो खरीदें जो उनकी वेबसाइट्स पे जिनको एनओसी। यही तो मसला है, एनओसी मिलने के बावजूद भी, रियल डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी लोगों के प्लॉट्स पर, लोगों की ज़मीनों पर कब्जे हो जाते हैं। फिर बेचारे लोग यहाँ आते हैं, वहाँ से नौकरियाँ भी छोड़ कर आते हैं, यहाँ साल गुजारते हैं। फिर माशाल्लाह से हमारा सिस्टम ऐसा है कि साल केस चलते हैं, लेकिन इंसाफ किसी को नहीं मिलता। यही तो सवाल है, इसे सिस्टम को तो बदलने की ज़रूरत है। सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए मैं आपको ये भी खुशखबरी दे दूं कि वो तो खैर फ़रोग नसीम साहब को, फ़रोग भाई को अनफॉर्चुनेटली कोविड हो गया था, अल्लाह उनको सेहत दे। जो ही वो वापस आएंगे फाइनल स्टेजेस पे, 1-2 हफ्ते की बात है कि अप्रूव हो जाएगा एक फास्ट कोर्ट ट्रैक ओवरसीज पाकिस्तानीज लैंड डिस्प्यूट्स के लिए। और ये पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानीज की लैंड डिस्प्यूट्स में, कि 30 दिन के अंदर जैसे कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो भी मसले होंगे जो जुडिशियल सिस्टम में इतनी देर लगती है, वो इस कोर्ट में 30 दिन के अंदर ओवरसीज के हल हो लैंड डिस्प्यूट्स के लिए। इसका मॉडल बनेगा इस्लामाबाद। फिर आपने भी पिछले दिनों कहा कि नवाज शरीफ को वतन वापस लेकर आएंगे, हुकूमत भी जो है ना बड़ा जोर देकर इस पर बात करती है। आप तो इंग्लैंड बरतानिया के सिस्टम को बड़ा क्लोजली ज़ाहिर है, आप तो वहाँ पर रहे हैं, आप समझते हैं। इतना आसान है नवाज शरीफ को वहाँ से वापस लेके आना? देखें, आसान है या नहीं, बात यह कि हमने कोशिश करनी है। यूके के अपने लॉज और रेगुलेशंस हैं, हमारे अपने हैं। हाँ, हमने तो हर दरवाजे पे खटकाना है कि जी वापस आएँ। उनका अब वो गए हुए थे अपने मेडिकल इलाज के लिए, आपने उनके आप देख लें कि उनको सेहत भी अल्लाह ने अता फरमा दी है। तो अब हमने लंदन नॉक करने के जी आप वापस भी इनको लेके आए। इस पे हम हर जो लीगल तरीका है उसको आजमा रहे हैं। यूके अथॉरिटीज के साथ बातचीत हमारी चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी साहब मेरे साथ है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।